हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी इतिहास पढ़ रहे हैं और वो भी एससीईआरटी का हम लोग 7th क्लास का इतिहास का निचोड़ हम लोग देखेंगे। और इतिहास के निचोड़ में हम लोग आज पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। अगर आपके पास किताब है तो किताबों का अध्ययन जरूर करिए, बिना किताब के अध्ययन के बगैर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप पीआरटी में चाहते हैं कि आपका नंबर अच्छा है और आप चाहते हैं जीएस 40 में आपका नंबर अच्छा है और आप चाहते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन इतिहास है वो अच्छा है, तो आपको किताबें पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में हो। बिना किताब का कटअप जो है आपका स्कोर है वो अच्छा नहीं आएगा, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे मोहम्मद गोरी। तो ये हो जाता है हमारा 7th क्लास का, ये 7th क्लास का है, एससीईआरटी की किताबें है इतिहास का ये किताब हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से पहले हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था। मोहम्मद गोरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले है ना इनके बचपन का नाम देखते हैं। तो बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम मोहम्मद गोरी के बचपन का नाम था साहबुद्दीन। बचपन का नाम था साहबुद्दीन नाम था, है ना, साहबुद्दीन नाम था। उपनाम में अक्सर कभी कभी सवाल पूछता है, उपनाम में देखिएगा तो मोहम्मद बिन साम के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन साम के नाम से मोहम्मद गोरी को जाना जाता है। और ये मोहम्मद गोरी जो है ये संसवी वंश से बिलोंग करते हैं। संसवी वंश से इनका ताल्लुकात है, ये बिलोंग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं मोहम्मद गोरी को लेकर के, वहाँ देखिए 1191 ईस्वी की बात है। 1191 ईस्वी की बात है। यहाँ पर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है। और तराइन का प्रथम युद्ध दो लोगों के बीच में होता है। दो लोग हैं, एक हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज है ना, तृतीय नाम है इनका, पूछा जाता है पृथ्वीराज तृतीय। और यहाँ पे मोहम्मद गोरी हो जाते हैं। और दोनों ने ये दावा किया था भटिंडा पर दावेदारी को लेकर के यह युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध। यानी कि आप कह सकते हैं कि भटिंडा पर दोनों ने दावा ठोक दिया और यही दावा की वजह से दोनों आपस में लड़ गए। लेकिन इस समय पृथ्वीराज तृतीय बहुत ही मजबूत थे, इनकी सेना शक्तियां बहुत ज़्यादा थी। यही वजह था कि पृथ्वीराज तृतीय इस युद्ध में विजय हुए और मोहम्मद गोरी इस समय हार गया। लेकिन हार जाने के बाद ऐसे ही निराश और हाथ पे हाथ रखे हुए नहीं रहा। जैसे मानते हैं कि आपको तीसरा चरण में कम नंबर आया हुआ है, 2 नंबर से आप छूट गए। इसके पहले आप द्वितीय चरण का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 2 नंबर से छूट गए। लेकिन ये सिलसिला लगातार जैसे आप जो पहला चरण था उसमें छूट गए तो दूसरा चरण में हो जाना चाहिए, अगर दूसरा चरण में छूट गए तो तीसरा चरण में हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके तरीके जो हैं वो गलत हो सकता है कि आप जिस तरीके से चाहते हैं, है ना, क्योंकि देखिए जीतने के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। जीतने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना तरीका कैसे बदलना है। जीतने के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे पास क्या सोर्स होना चाहिए। और जीतने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास क्या गाइडलाइन होना चाहिए। उसी तरीके से जब तराइन का प्रथम युद्ध में जब ये मोहम्मद गोरी जब हार जाता है तो हारने के बाद यह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता है, अपनी तैयारी फिर से 1 साल का टाइम देता है खुद पे, अपनी सेना को बढ़ाने के लिए, अपने सेना में तकनीकों को लागू करने के लिए। और यहाँ तक कि इस बार जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें धनुर्धारी को भी शामिल कर लेता है। जीतने के लिए भी तो आपको प्रयास करना ही चाहिए। तो यहाँ पर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का यहाँ पे द्वितीय युद्ध होता है। और आपको पता है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में होता है। और ये तराइन के युद्ध में फिर से 2 लोग शामिल होते हैं।
दो लोगों के बीच में होता है, एक है मोहम्मद गोरी है और दूसरी तरफ है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय हो जाते हैं, है ना। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय इस बार क्या है कि मोहम्मद गोरी के सामने टिक नहीं पाते हैं और यहाँ पर ये हार जाते हैं। और हारने के बाद मोहम्मद गोरी जो है यह यहाँ पर इस युद्ध को जीत लेता है, जीत हासिल करता है। ये तराइन युद्ध का वर्णन जो है मिनहाज उस सिराज में मिलता है। मिनहाज उस सिराज में मिलता है, इंपॉर्टेंट है। मिनहाज उस सिराज में इस तराइन युद्ध का वर्णन मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। तराइन के द्वितीय युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी फिर वापस लौट जाता है और वह गजनी चला जाता है, गजनी। लेकिन लौटते समय में इसका एक बहुत ही पसंदीदा गुलाम है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इस दिल्ली का जो गद्दी है वह इसको सौंप देता है। दिल्ली की गद्दी पर यह इसको बिठा देता है। हालांकि मोहम्मद गोरी फिर से दोबारा भारत पर आक्रमण करता है ना, और दोबारा आक्रमण करता है 1194 ईस्वी में। और 1194 ईस्वी में यहाँ पर चंदावर का युद्ध होता है। 1194 ईस्वी में आप देखिएगा यहाँ पर होता है चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध जो है दो लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में। एक जयचंद होते हैं, जयचंद, और दूसरे साइड में है मोहम्मद गोरी। और इसमें जयचंद का जो है वह हार हो जाता है और इस समय ये जीत जाते हैं मोहम्मद गोरी। ये 1194 की बात है। चंदावर का युद्ध पूछा गया सवाल है कि चंदावर का युद्ध किन दो लोगों के बीच में हुआ, तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जहाँ पे जयचंद जो है वो हार जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिएगा मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध था 1206 में। अंतिम बार से वो भारत पर आक्रमण करते हैं मोहम्मद गोरी, भारत पर अंतिम रूप से आक्रमण, भारत पर, है ना, भारत पर अंतिम आक्रमण है, अंतिम आक्रमण है। कब? तो 1206 में। और इसी 1206 में ही खोखरों को, यानी कि खोखरों पर अटैक करता है। यह खोखरों को बुरी तरह हराता है और खोखरों को लाखों में कत्लेआम भी करा देता है। और 1206 में ही मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। 1206 में ही मोहम्मद गोरी की हत्या दमियक में हो जाता है, दमियक में, है ना, दमियक में इसकी हत्या कर दिया जाता है। और हत्या होने के बाद इसका जो उत्तराधिकारी जो बनता है वह उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी बनता है और यहीं दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दूसरा गुलाम है, मोहम्मद गोरी का जो दूसरा गुलाम है उसका नाम है यलदोज, है ना, यलदोज नाम है, याद रखिएगा, यलदोज है। और यलदोज को गजनी का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया जाता है, गजनी का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, उत्तराधिकारी। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा इन लोगों से डर के भी रहता है ना, तो यलदोज को बना देता है। एक चीज़ और भी देखिएगा यहाँ पर मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, जहाँ से सवाल पूछा जाता है। मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, है ना, जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया, इसने पूर्वी भारत को विजित किया, है ना, पूरे भारत को विजित किया। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बख्तियार खिलजी ने, कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, लेकिन अभी के समय में जो वर्तमान के एक इतिहासकार है उन्होंने कहा कि नहीं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के जो लाइब्रेरी है उसको नष्ट नहीं किया, ब्राह्मणों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को खात्मा किया गया, नष्ट किया गया, है ना। तो ये उनका अपना एक दृष्टिकोण था, उन्होंने इसका उल्लेख किया है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना। क्या था? धन को लूटना। और यहाँ पर देखिए मोहम्मद गोरी ने धन प्राप्त करने के लिए स्थानीय शासन स्थापित करने की योजना बनाई। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1194 में। और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए और यहाँ पे मोहम्मद गोरी क्या थे? पराजित हो गए। पहला तराइन का पहला युद्ध में। और यहाँ पे तराइन का जो द्वितीय युद्ध है जो 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी क्या हुआ? फिर से अपना शक्ति बढ़ाया, फिर से रणनीति को चेंज किया, है ना, उसमें कुछ नया तकनीकी जोड़ा और फिर से आक्रमण किया और विजित भी हुआ। यही तो तरीका होता है, हमेशा पहले चीज़ से सीखना चाहिए। अतीत हमेशा इंसान का पीछा करते रहता है, लेकिन अतीत से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अतीत से आप भाग भी नहीं सकते। अगर आपको जीतना है तो अपनी कमजोरियों पे फोकस करिए, है ना, और यही कमजोरी को ख़त्म करने के बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे टीचर की बात है, चाहे कोई भी कंपटीशन की बात किया जाए, है ना। यहाँ पर देखिए कहता है एक नया शहर। राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया और वहाँ से गंगा का पानी लेकर के, है ना, थोड़ा सा ये हो गया है, लेकर के अपने नए नगर में इस पानी को रखा और यह शहर गंगईकोंडचोलपुरम के नाम से जाना जाता है ना। तो थोड़ा सा इधर से उधर हो गया है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। मोहम्मद गोरी से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपसे निश्चित तौर पे बनाए जाएंगे। और ये है हमारा, है ना, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंशों ने शासन किया, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो हैं बनाए जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत से जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो भी फैक्ट होगा, वो सारा का सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, ताकि आपका जो प्रश्न है किसी भी हालत में, है ना, बने। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे अपने वीडियो को भी लंबा करते चला जाएगा, है ना। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इतना मैं मोहम्मद गोरी से अगर प्रश्न पूछे तो आपसे छूटेगा नहीं। क्योंकि जब देखिएगा मोहम्मद गोरी जब शासन करने लगा तब उसने एक सिक्का जारी किया और उस सिक्के पर लक्ष्मी का चित्र भी उकेरा और ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग यही अध्याय करेंगे। अध्याय हमारा तीसरा होगा तुर्क अफगान शासन, है ना।